फिर से स्वागत हमारे इस चैनल पे आपका। तो अभी रिसेंट में आप देख रहे होंगे कि मैंने एक वीडियो डाला है सिटीजनशिप को लेकर और नागरिकता को लेकर, और उसी को थोड़े से और एलोबरेट करते हुए, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हुए आज मैंने एक टॉपिक लिया है उसी से जुड़ा हुआ कि नागरिकता और व्यक्ति में दरअसल क्या अंतर है। आज उसी अंतर को समझेंगे। यदि हम इन अंतरों को समझ लेते हैं तब जाके हमें एक आइडियाज हमारा डेवलप हो पाएगा कि दरअसल नागरिक होने का क्या महत्व है। कोई व्यक्ति जब नागरिक हो जाता है किसी देश का, कोई व्यक्ति जब किसी देश का नागरिक हो जाता है तो उसे क्या लाभ खास तौर पे मिलता है जो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, जो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और नागरिक को मिलता है। तो उसी पे एक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रूप आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल तो सीक्वेंस में चलेंगे, और मैंने जो वीडियो अभी रिसेंट में डाला हुआ है उसमें मैंने कहा है कि कैसे नागरिकता को लेकर किस तरह की चीजें हमारे संविधान में अभी उपलब्ध है और किस तरीके का कानून है, वो भी उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो पहला पार्ट हो गया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसको जाके देखते चलिए, ताकि एक बहुत अच्छी से आपकी एक क्लियरिटी बन जाए नागरिकता को लेकर। आज हम बेसिकली डेफिनेशन समझेंगे, इसका इसका जो है परिभाषा समझेंगे कि नागरिक और व्यक्ति का क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये नागरिक और व्यक्ति, नागरिक का डेफिनेशन अगर लिया जाए तो नागरिक वह व्यक्ति होगा, अगर मैं पूरा डेफिनेशन ही लिख दूं आपको एक शब्दों में, कि नागरिक नागरिक वह व्यक्ति होगा, नागरिक वह व्यक्ति होगा जिसे किसी देश, या उस देश कह लीजिए, उस देश अथवा संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। उसे हम नागरिक कहते हैं। अब क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसे हम नागरिक कहते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि नागरिक वह व्यक्ति होगा जिसे उस देश अथवा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उसे हम लोग नागरिक कहते हैं। यानी कि उसको संविधान के द्वारा या वहां के कानूनों के द्वारा क्या होता है, एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, एक स्पेशल स्टेटस मिलता है उनको। उस व्यक्ति को एक खास स्टेटस मिलता है जो इस व्यक्ति को नहीं मिलता है। व्यक्ति वह होगा, अगर हम व्यक्ति का डेफिनेशन लें तो व्यक्ति वह होगा, अगर हम इसी में ऐड करें तो व्यक्ति वह होगा जिसे कानून अथवा संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो। उसे हम लोग व्यक्ति कहेंगे। तो आप एक अंतर तो समझ पा रहे हो कि नागरिक होने का मतलब है को कुछ खास है। अगर हम किसी देश के नागरिक हैं, इसका मतलब कुछ तो खास है जो व्यक्ति में नहीं होता है। व्यक्ति में क्या होता है कि कानून या संविधान के द्वारा उस व्यक्ति को महत्वता नहीं होता है। समझेंगे कैसे? तो यहां पे एक अंतर, तो आप बेसिक अंतर को समझ पा रहे हैं कि संविधान के द्वारा इनको एक खास स्टेटस मिलता है जो इनको नहीं मिल पाता है। अगर इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझें, अगर इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें। तो डायग्राम के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, हर एक व्यक्ति जो होता है, हर एक व्यक्ति होगा, यानी इस डायग्राम में देखें तो हर एक नागरिक यानी कि हर एक सिटीजन जो होगा
वो व्यक्ति होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति सिटीजन नहीं होगा। ये बात को समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से कि ये सारे मान लेते हैं भारत में ही ले लें, तो मान लेते हैं ये संख्या है भारत की, तो जरूरी नहीं है कि भारत में ये जो संख्या है वो सारे लोग क्या होंगे, इस दायरे में आते होंगे। ये खास लोग होंगे जिनको ये स्टेटस मिला हुआ है, ये खास लोग होंगे जिनको ये स्टेटस मिला हुआ है। यानी कि व्यक्ति जो होंगे जरूरी नहीं है कि वो नागरिक होंगे, लेकिन हर एक नागरिक व्यक्ति तो है ही, हर एक नागरिक व्यक्ति तो है, लेकिन उनको क्या क्या है, क्या मिला हुआ है, तो एक खास स्टेटस के रूप में उनको एक मान्यता प्राप्त है। तो एक बेसिक अंतर को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं इसका क्या लाभ होता है हमारे संविधान में, इससे क्या अलग मिला हुआ है, इस व्यक्ति से इसको क्या अलग मिला हुआ है, जो बार बार हम कहते हैं कि हम नागरिक है तो हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। क्या है वो चीजें, किस चीज को लेकर हम बातचीत करते हैं, तो उसी को हम समझते हैं आज एक शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे संविधान में एक जो है भाग है, भाग 3, संविधान का भाग 3। तो भाग 3 जो है, भाग 3 में कहता है फंडामेंटल राइट की बात करता है, फंडामेंटल राइट की बात करता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसको कहते हैं मूल अधिकार। देखिए अगर संविधान में कहा जाए ना कि हमारे लिए क्या खास है, एक नागरिक के लिए क्या खास है संविधान में, तो हम लोग बोलेंगे बेझिझक हम लोग बात कर सकते हैं कि वो मूल अधिकार ही है, जिसको हमने पहले वीडियो में, अगर आपको याद हो, अगर आप हमें फॉलो करते हो तो आपको याद होगा, मैंने पहले ही दिन आपको समझाया था कि मूल अधिकार हमें क्यों जानना चाहिए और हम सबको क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि ये अगर हम नहीं जान पाते हैं तो आप क्या होंगे ना, बहुत सारी चीजों से आप वंचित रह जाएंगे। ये सारी चीजें हमने आपको कहा भी था इस विषय को लेकर। तो खैर मूल अधिकार के टॉपिक को अभी एक एक करके हम लोग समझ नहीं रहे, बस हम केवल नागरिक होने के महत्वता को समझने के लिए हम इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं। बाकी हम समझेंगे कंटिन्यू, जब आर्टिकल में बात करेंगे तो वो तो चीजें हम लोग समझेंगे। तो देखिए मूल अधिकार, तो हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से मूल अधिकार ही वो अधिकार है जो कि हम सबको जानना चाहिए। पूरे संविधान में भले ही कोई आर्टिकल आप ना जाने, लेकिन मूल अधिकार को तो आपको जान ही लेना चाहिए, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जाता है। यही वो आर्टिकल है जिसे हम सबको जानना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। चाहे हमने कहा था ना आपसे कि चाहे वो आप स्टूडेंट हो या ना हो, आपको ये आर्टिकल जानने ही चाहिए। तो देखिए, तो नागरिक और व्यक्ति में यही पे अंतर आपको दिख जाएगा, यही से वो आपको अंतर दिखाई देना चालू हो जाएगा। देखिए क्या है, तो जो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे जैसे इस व्यक्ति को कुछ अधिकार मिला है, फंडामेंटल राइट में इसको कुछ अधिकार मिला है, लेकिन वो किस टाइप का अधिकार है। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करें कि ये व्यक्ति हो गए और ये नागरिक हो गए। तो यहाँ पे व्यक्ति को कुछ आर्टिकल मिला है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल यहाँ पे 25, आर्टिकल 32। इसी प्रकार से यहाँ पे इनको जो खास मिला हुआ है, केवल इन्हीं को मिला हुआ है। नागरिक को ये सारे आर्टिकल भी मिले हुए हैं। मैंने कहा ना, नागरिक होने का मतलब संविधान में जो लिखा हुआ है वो तो आपके लिए है ही, लेकिन कुछ खास है जो केवल आपको मिला है, इस व्यक्ति को नहीं मिला। मान लेते ये विदेशी है तो इस विदेशी को ये मिल जाएगा, लेकिन कुछ खास है जो केवल इन्हीं को मिला है, यानी कि हमें और आपको मिला है। वो क्या है, तो देखिए एक आर्टिकल है आर्टिकल 15, एक आर्टिकल 16, एक आर्टिकल 19, एक आर्टिकल है 29, एक आर्टिकल है 30। ये वो आर्टिकल है जो केवल और केवल सिर्फ भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, न कि किसी व्यक्ति को, यानी कि कोई विदेशी हो सकता है उसको हमने इन सारे आर्टिकलों से वंचित रखा हुआ है, क्योंकि ये अधिकार हम व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, केवल नागरिक को दे सकते हैं। इसीलिए नागरिक होने का वो फायदा है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या है अंतर, हल्के हल्के मतलब जो है ना, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत गहरा है, अगर आप देखें तो एक एक टॉपिक अपने आप में जो है घंटों समय लेता है समझने में। इसीलिए हम केवल अभी नागरिक और व्यक्ति में अंतर समझ पा रहे हैं।
जिसके वजह से आप हमने जो वीडियो डाला हुआ है वो नागरिकता को लेकर, उसको आप ठीक तरीके से मैनेज कर सके, देख सके या समझ सके। तो केवल हमने इसीलिए ये अंतर को समझाने के लिए वीडियो शॉर्ट के रूप में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहां पे ये जो आर्टिकल 15 है या 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये वो खास आर्टिकल है जो कि हमें नागरिक होने का एहसास दिलाता है कि आप भारत के नागरिक हैं। 14 में क्या है ऐसा जो इनको मिल गया है? तो हम बोलेंगे कि आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, मैं भी पूरे डिटेल में समझा नहीं रहा हूं, बस केवल मैं हम इसको हल्के हल्के जो है ना शब्दों को लेते हुए क्या करेंगे अभी थोड़ा सा, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि हमें क्या कुछ अलग मिला है व्यक्ति से, बस उसको समझने के लिए बस। ठीक है, तो 14 में दो बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरी जो बातें हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि हमारे यहां पे कोई भी व्यक्ति जो होगा, यदि कोई कानून के नजर में कुछ गलत करता है, कानून के नजर में कुछ गलत करता है, तो कानून क्या होगा, सबके नजर में बराबर होगा, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो। कानून के नजर में कुछ गलत करता है, बुरा करता है, तो उसे क्या होगा, वो सामान्य रूप से अपराधी माना जाएगा। कुछ बुरा करता है तो क्या होगा, कानून के नजर में सब बराबर होंगे। जो कानून कहता है हम सबको वो पालन करना पड़ेगा, वो हमारा आर्टिकल 14 कहता है। और साथ में क्या कहता है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा व्यवहार हो रहा हो, उसके साथ जो है कुछ जो है ना ज्यादती हो रहा हो, तो चाहे वो व्यक्ति नागरिक हो या वो कोई विदेशी हो, हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। उन्हें जो है पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट जाए और ये अपील करे कोर्ट से कि सरकार हमारे साथ गलत हुआ है। और वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कर सकता है कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, बुरा व्यवहार हुआ है। तो क्या होता है, यहां पे ये सबको मिला हुआ है, चाहे वो व्यक्ति हो नागरिक हो, दोनों को मिला हुआ है। तो आर्टिकल 14 आपको समझ में आया। तो आर्टिकल 14 हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको, एक एक जो है ना पूरे पूरे लगभग जो है जितने सारे जो हमारे जो पॉपुलर कंट्रीज हैं उनको हम क्या करेंगे, उसके उदाहरण को उठाते हुए क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 14 को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई कि ये क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 जो विदेशियों को भी मिला हुआ है, हमें भी मिला हुआ है। आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो आर्टिकल 21 में दो बातें लिखी हुई है, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि उसे जीने का अधिकार है। सबसे पहली बात आपको समझना है कि आर्टिकल 21 में यह बातें कहता है, राइट टू लाइफ, यानी कि चाहे वो व्यक्ति भारतीय हो या फिर वो व्यक्ति विदेशी हो, उसको जीने का अधिकार है। उसके साथ, उसके शरीर के साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं हो सकता है। उसको कभी भी उसके लाइफ से कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसको मार दे या कुछ ऐसा कुछ उनके साथ बुरा घटना हो जाए या कोई व्यक्ति ऐसा कर दे, तो ये चीजें जो है कोई नहीं कर सकता है, ये उनको अधिकार मिला हुआ है। पर्सनल लिबर्टी, उसका जब इच्छा करे वो कहीं घूम सकता है, कहीं जा सकता है, यानी कि उसको पर्सनल लिबर्टी है, यानी कि उसको छूट मिला हुआ है, उसको शरीर पे अपना अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है। और ये जो हमें आर्टिकल समझाता है, आर्टिकल 21, इस पे बात करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा होगी। तो राइट टू लाइफ कहता है उसका लाइफ जो होगा, उसका अपना लाइफ है, उसके लाइफ पे हम क्या ये नहीं कर सकते हैं कि उसको उसके लाइफ से क्या करें, उसको यानी कि किसी तरीके से कुछ बुरा बर्ताव कर दे उसके साथ, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 21 कहता है। इसी प्रकार से उसको अपने शरीर पे अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको खुद के ऊपर छूट है कि वो क्या कर सकता है। ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
तो खुद का छूट का मतलब ये नहीं कि आप है ना आत्महत्या करेंगे, ऐसी सारी चीजों को जो है ना कोई ये नहीं कहता है। आपको आपके अपने शरीर पे अधिकार है, आपके डिसीजंस पे अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, यानी कि राइट टू लाइफ आपको सीधे शब्दों में समझना है कि जीवन का अधिकार हमें जो है, चाहे वो व्यक्ति हो, यानी कि चाहे वो नागरिक हो चाहे वो व्यक्ति हो, ये अधिकार दोनों को मिलता है। ये अधिकार दोनों को प्राप्त है, चाहे वो व्यक्ति हो या नागरिक हो। ठीक है, व्यक्ति यानी विदेशी को भी, कोई विदेशी यहाँ पे आता है तो उसको ऐसा नहीं कि आया अब गिरफ्तार कर लिए उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी है उनको, तो उनको ऐसा नहीं गिरफ्तार करके टॉर्चर करने लग गए कि आप कैसे हो वैसे, मतलब जो ना किसी कोई बुरा व्यवहार ना कर दे, इस टाइप से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जो राइट है, ये जो राइट है व्यक्ति और नागरिक दोनों को मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है, ध्यान रहे इस आर्टिकल को हम लोग फिर से समझेंगे, है ना, रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को कि फिर से समझेंगे बहुत डिटेल में। आर्टिकल 25 कहता है कि आपको रिलीजन को लेकर क्या है, रिलीजन को लेकर क्या है, आपको छूट है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मान लेते हो कोई विदेशी आया और वो क्रिश्चियन, मान लेते क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, मान लेते वो क्रिश्चियन धर्म से है, तो वो क्रिश्चियन को फॉलो करता है, तो यदि वो भारत आया, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी हमें दो दो मतलब वैसे तो हमारे यहाँ पे सारे धर्म, पूरी दुनिया में जितने सारे धर्म हैं हमारे यहाँ पे सारे धर्म मिलते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एकता में अनेकता में एकता, ये कंसेप्ट आप अक्सर सुने होंगे, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, और यही है भारत की विशेषता। ठीक है, ये अक्सर आप कंसेप्ट सुने होंगे, इसीलिए हमारा भारत और भी खूबसूरत हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने जात धर्म के लोग हैं सारे लोग यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं, यही खूबसूरती हमारे भारत की है। तो आप सपोज करिए ना कि कोई व्यक्ति विदेश से आया, कोई भी किसी धर्म को लेके आया, तो हमारा संविधान उनको पूरा हक देता है कि आप किसी भी धर्म को जो है पालन कर सकते हैं, हमारा संविधान उसमें नहीं रोकेगा, हमारा संविधान जो है आपको नहीं रोकता है इस बात को लेकर। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, कोई विदेशी हो या कोई हो, वो अगर आया है भारत में तो उसे आर्टिकल 25 पूरा छूट देता है कि आप उस धर्म का पालन करें और आपको कोई रोकेगा नहीं, ये संविधान आपको परमिशन देता है। ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, ये 25 है ना, इसी प्रकार से आर्टिकल 32 क्या कहता है, वो कहता है कि मान लेते हैं ये जो आपको अधिकार मिला है, ये जो आप अधिकार देख रहे हैं यहां से यहां तक जो आपको अधिकार मिला है, अगर ये आपसे कुछ छीनता है, जैसे हमने बताया ना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आप आए विदेश से आए और आपको मान लेते हैं कोई अरेस्ट कर लिया, कोई आपको जो है किसी तरीके से बुरा बर्ताव किया, तो आर्टिकल 21 एक्टिव हो जाएगा, और यदि वो आपको पूरा का पूरा हक देता है कि आप आगे जाके कोर्ट में अपील करें कि ये हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ है, तो वहां पे कोर्ट के द्वारा पूरा सुना जाएगा आपको, चाहे वो आप विदेशी ही क्यों ना हो। आर्टिकल 32 कहता है, इसी बात को वो प्रमाणित रूप से क्या करता है, अंबेडकर साहब जो है इसी आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा कहते हैं, कहते हैं कि यही वो आर्टिकल है जो संविधान का आत्मा है। वो कैसे, तो कहते हैं यदि किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है, जितने सारे आर्टिकल आपको मिले हुए हैं, चाहे वो व्यक्ति हो नागरिक हो, जो भी आर्टिकल आपको मिले हुए हैं, यदि वो व्यक्ति आपसे कोई छीनने का प्रयास करता है, यदि कोई भी व्यक्ति उसको छीनने का प्रयास करता है या कुछ भी ऐसा बुरा करता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे कार्रवाई करेगी। इसीलिए आपके जो भी अधिकार हैं उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है, और ये गारंटी देता है कौन, तो ये आर्टिकल 32 हमें गारंटी देता है, और इसके लिए हमें जो सबसे बड़ी बात जो प्रोटेक्शन मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, ये बातें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, डिटेल में चर्चा होगी जब बात करेंगे। ठीक है, तो ये मिला हुआ है, व्यक्तियों को अधिकार मिला हुआ है, लेकिन नागरिक को फिर क्या मिला है, तो फिर खास क्या है नागरिक में, तो देखिए खास ये मिला है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है
कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी वंश से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी जगह से, उसको बर्थ प्लेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कहीं से भी आप हो, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। संविधान में जो लिखा हुआ है, यानी कि आप मान लेते हैं कोई वैकेंसीज निकालती है भारत सरकार कोई वैकेंसीज निकालती है या राज्य सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, तो चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये कौन कहता है? तो आर्टिकल 15 कहता है कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये कहता है किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, या किसी भी लिंग के हो। लिंग का मतलब चाहे आप स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, है ना, तो किसी भी जो है लिंग से हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बातें हमारा संविधान यहाँ पे कहता है। किसी भी वंश से हो या किसी भी जगह से हो, संविधान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। यदि कोई भेदभाव करता है तो वही आर्टिकल 32 यहां पे एक्टिव हो जाएगा। आर्टिकल 32 एक्टिव हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा और आपके ऊपर वो क्या आपको जस्टिस वो देने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा पावर है कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार होता है तो वो आपके पीछे खड़े रहेंगे। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए अंबेडकर साहब ने इनको जो है आर्टिकल 32 को मतलब संविधान का आत्मा के रूप में कहा है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 15 जो केवल और केवल नागरिक को मिला हुआ है, केवल नागरिक को मिला हुआ है आर्टिकल 15। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16, 15, 16 में बहुत डिटेल में चर्चाएं होती है। अभी मैंने कहा ना आपको कि हम लोग जब पढ़ेंगे आर्टिकल 15 को डीप में तो वहां पे चर्चाएं होगी। देखिए अब आर्टिकल हमारे पास 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हमें समान अवसर, इसको कहते हैं समान अवसर, यानी कि हम सबको क्या होगा, समान अवसर मिलेगा। किसी भी धर्म जाति के लोग हों, कोई भी जॉब आया तो उसमें समान अवसर हमें मिलेगा। और ये केवल और केवल किसको मिला हुआ है? तो हम नागरिक को मिला है, ये विदेशियों को नहीं मिला है। मान लेते हैं भारत सरकार, जैसे मैंने फिर से कहा ना कि भारत सरकार कोई जॉब रिलीज करती है तो हम क्लेम कर सकते हैं, हम भारतीय नागरिक हैं तो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। लेकिन यदि कोई विदेशी आके ये बात कहे कि हमको तो जॉब नहीं मिल रहा है, तो वहां पे उनका नहीं सुना जाएगा क्योंकि वो नागरिक नहीं है, पर हमें सुना जाएगा क्योंकि हम नागरिक हैं। ठीक है, तो देखिए ये बातें हमें क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से आर्टिकल 19 है, ये क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि भाई हम जो आपको बोल पा रहे हैं ना किसी भी तरीके से, सरकार की कई बार क्या होता है आलोचना भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस कंट्री में हैं, सरकार यदि कुछ बुरा करती है तो हमें आलोचना करना ही चाहिए, ताकि क्या हो ना, इससे एक डेमोक्रेसी जो होता है वो ऐसा फील होता है कि वो अलाइव है। इसीलिए क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें आलोचना करना ही चाहिए किसी भी राजनेता हो, क्योंकि हम उनको वोट देते हैं। तो बदले में अगर वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं होते हैं, हमारे उम्मीदों पे खड़े नहीं होते हैं, तो हमें आलोचना करना ही चाहिए। और ये जो हक देता है वो आर्टिकल 19 देता है, बोलने का हक। इसको बोलते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, आप भारत में जो है आपको ये अधिकार है, बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। मान लेते हो कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो चित्रों के माध्यम से वो समझा सकता है वो जो कहना चाहता है, डायग्राम के माध्यम से बता सकता है, पोस्टर लगवा सकता है। तो उनको पूरा हक है कि वो क्या करे, बता सके कि देखिए हमारे यहाँ पे सरकार ने, मान लेते सरकार को हमने जिताया और वो हमारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस आर्टिकल के माध्यम से उनका आलोचना भी कर सकते हैं। और ये अधिकार केवल और केवल किसे मिला है?
तो हम व्यक्तियों को, हम नागरिकों को मिला है, ना कि व्यक्तियों को। व्यक्ति को यह अधिकार मिला हुआ नहीं है, केवल और केवल नागरिकों को यह अधिकार मिला हुआ है, बोलने का अधिकार, कि भारत में यदि कुछ बुरा होता है, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, चाहे कोई भी लीडरशिप में कोई भी व्यक्ति हो, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल जो है हमारे पास, जैसे कि इसी में और भी आगे है, आप असेंबली बना सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं, ये आपको पूरा का पूरा हक है। और कोई संगठन बना सकते हैं, मान लेते कोई पार्टी बना सकते हैं, संगठन ना, तो ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा अधिकार आपको मिलता है, जो केवल और केवल किसे मिला हुआ है, नागरिकों को मिला हुआ है। और क्या कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं, मूव करने का मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं आप, है ना, ये अधिकार आपको क्या मिला है, ये आपको केवल जो आर्टिकल 19 में ये बातें लिखी हुई है, राइट टू मूव जिसको हम लोग कहते हैं, ये अधिकार आपको मिला हुआ है। इसके बाद कहते हैं एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करती थी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, यानी कि संपत्ति का अधिकार, वो हमारे यहाँ पे पहले यहीं पे था मेंशन, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई का मतलब मोरारजी देसाई जी का सरकार आया 1978 में, तो 44वें संशोधन के माध्यम से, 44वें संशोधन के माध्यम से, संशोधन का मतलब क्या होता है, सुधार, 44वें नंबर का जब सुधार हुआ, तो 44वें नंबर के सुधार में इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, आर्टिकल 300A में इसे डाल दिया गया है, किसे, तो संपत्ति के अधिकार को। अब यहां से ये खत्म हो गया है। इसी प्रकार से हमें क्या है, बिजनेस करने का अधिकार है, प्रोफेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमें व्यवसाय करने का अधिकार है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, ये सारा जो अधिकार हमें मिला हुआ है, हम कहीं भी जाके क्या कर सकते हैं, बिजनेस, व्यापार कर सकते हैं, ये अधिकार केवल और केवल हमें मिला हुआ है, जो कि किसे नहीं मिला है, तो ये व्यक्ति को नहीं मिला है। हम क्या कर सकते हैं, जब कोई सरकारें गलत करे या कुछ ऐसा बुरा करे, तो हम बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार हमें है, हम कोई सभा बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। प्रॉपर्टी का अधिकार तो चूंकि मैंने बताया कि वो 300A में चला गया है, और यहाँ पे प्रोफेशन यानी कि बिजनेस, व्यापार कर सकते हैं कुछ क्राइटेरिया के साथ, इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं, मैं बताऊंगा आपको। ये मैं बातें जो अभी कर रहा हूं, आर्टिकल 19 का ए का, ये A B C D E F इस टाइप की ये बात अभी चल रही है। ठीक है, तो मैंने कहा ना आपसे कि जब आर्टिकल 19 को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके रेस्ट्रिक्शन को भी समझेंगे कि क्या करने से मना किया गया है नागरिक को भी, इसमें भी कुछ क्या है, कहीं कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सीमित दायरे हैं ना, कोई भी आपको अधिकार मिला है तो उसके पीछे आपको रेस्ट्रिक्शन भी तो मिलता है, तो वो रेस्ट्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, ये अधिकार किसे मिला हुआ है, तो केवल और केवल नागरिक को मिला है। ठीक है, तो ये खास है जो कि किसको नहीं मिला है, तो व्यक्ति को नहीं मिला है। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं क्षमा चाहूंगा, कई बार मेरे कुछ शब्द क्या होते हैं ना, रिपीट होते हैं, रिपीट हो सकता है, कुछ शब्द जो हो सकता है आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा कि कंसेप्ट क्या दरअसल समझाया जा रहा है, उस पर फोकस करिएगा। कई बार लोग क्या होते हैं ना कि इस चीज को नोटिस करते हैं कि वो बोलने का शैली क्या है, हो सकता है हमारी शैली अच्छी ना हो बोलने की, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ शब्द रिपीट हो सकते हैं, तो क्षमा चाहूंगा उसके लिए। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल 29 है, वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 29 कहता है कि यहां पे ये राइट, मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कल्चर है, तो हमको कल्चर को लेकर क्या हो सकता है, आर्टिकल 29-30 अगर दोनों को लें तो कल्चर और एजुकेशन की बात करता है, हमें राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है, और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, उसको बचाने का अधिकार है। हमारे जो भी संस्कृति चल रहे हैं, वो सारे संस्कृति जो होते हैं उसको हमें सेव करने का अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सरकार भी मदद करेगी। और साथ ही साथ जो हमारे पास एजुकेशन का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, हम अपने भाषा में क्या कर सकते हैं, प्राथमिक रूप से। और यहाँ पे जब संविधान में हम लोग पढ़ेंगे ना कि प्राथमिक रूप से उनको बहुत सारी छूटें मिलती हैं कि वो अपना डोमेस्टिक लैंग्वेज में क्या कर सकता है, वो पढ़ सकते हैं। जब वो प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो वहां पे बहुत सारी सुविधाएं होती है जो कि हम लोग देखेंगे। तो एजुकेशन और संस्कृति, इसको लेकर हमें जो छूट मिला हुआ है आर्टिकल 29 और 30 में मिला हुआ है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जो किसको नहीं मिला है, तो इस व्यक्ति को नहीं मिला हुआ है। ये किसे मिला है, तो बेसिकली ये जो है हमें मिला हुआ है। कल्चर प्रोटेक्शन हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, तो यहाँ पे किसे मिला हुआ ये अधिकार, तो ये हमें अधिकार मिला हुआ है, ना कि व्यक्तियों को।
तो आप अंतर समझ पा रहे हैं कि हमें जो मिला हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हुई है हमें जो किसे नहीं मिला है, तो वहां पे व्यक्ति को नहीं मिला। एक चीज और मैं आपको बताऊं, तो एक होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। तो वोट देने का जो अधिकार होता है, जो हमारे आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है, ये केवल और केवल नागरिक को मिला हुआ है। यानी कि हम जो वोट देते हैं, किसी भी सरकार का जो चयन करते हैं हम, वो जो अधिकार सबसे बड़ा अधिकार, मैं तो कहूंगा कि ये बहुत बड़े अधिकार हमारे लिए है। ये जो अधिकार है राइट टू वोट, इस अधिकार के माध्यम से ही हमें ये एहसास होता है कि जो सरकारें बनी हुई है वो हमने चुना है। तो हमें ये आभास होता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और ये जो आभास दिलाता है वो दरअसल यही वो आर्टिकल है, आर्टिकल 326 राइट टू वोट, जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, न कि व्यक्ति को, न कि विदेशी को। ये बातें आप समझ पा रहे हैं? तो मैंने एक बेसिक बातें आपको समझाने का प्रयास किया इन छोटे से वीडियो में, कि दरअसल नागरिक होने का क्या अधिकार है। ये सारे अधिकार जो व्यक्ति को देख रहे हैं ना, ये सारे अधिकार नागरिक को हैं ही, लेकिन इसके अतिरिक्त ये सब कुछ जो है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल है जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिला हुआ है। और ये बातें मेरे ख्याल से एक इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि नागरिक होने का क्या फायदा है हमारे भारत में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए।